हेलो बच्चों, स्वागत है आपका सोशल शर्मा जी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास सिविक्स चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम पढ़ेंगे की फीचर्स ऑफ फेडरेशन, यानी कि फेडरेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये अपना चैप्टर फ्लो रहेगा, ठीक है ना। तो एक लेक्चर मैं आपको करवा चुका हूँ, है ना, बेसिक कंसेप्ट्स एंड ओवरव्यू और व्हाट इज फेडरलिज्म। और इस लेक्चर को, ये वाला लेक्चर कंप्लीट करने के बाद ही आप देखें, है ना, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं समझ में नहीं आएंगी। क्लियर है? ये पूरा क्लास फ्लो है, लेक्चर्स का डिवीज़न। तो किस लेक्चर में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं इसको देखिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 2, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म एंड 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन फॉर्मेशन। तो इसके लिए फेडरेशन क्या होता है समझ में आना जरूरी है, और वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहले थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक देख लो, क्या होता है भाई कॉन्स्टिट्यूशन में, किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है हमारे। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक किताब है, ठीक, और सभी किताबों की तरह इसमें भी चैप्टर्स हैं अलग अलग, है ना। इसमें भी जो है प्रीएम्बल है, ठीक। तो जैसे ही आप सबसे पहला पेज देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वो क्या है, प्रीएम्बल। क्या है? प्रीएम्बल। जिस प्रकार से नॉर्मल किताब में एक्नॉलेजमेंट होता है ना, जो दिखाता है, जो बताता है कि ये किताब किस विषय में लिखी गई है, ठीक है, ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक जो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है वो है प्रीएम्बल। क्लियर है? ठीक, तो प्रीएम्बल के बाद फिर आते हैं इसमें अलग अलग चैप्टर्स। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, देखिए फटाफट। तो ये है चैप्टर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और चैप्टर्स को कहा गया है पार्ट्स। क्या कहा गया है? पार्ट्स। ठीक, तो कितने पार्ट्स है भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो कि सर 1 से लेकर 25 तक, बिल्कुल 25 पार्ट्स हैं, लेकिन दिखने में ये पार्ट 22 तक दिखता है, क्योंकि बीच में ए बी सी डी का ए बी करके जुड़े हुए हैं कुछ पार्ट। क्लियर है ना? तो ध्यान रखिएगा, 25 पार्ट्स है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, पार्ट्स को ही हम चैप्टर्स बोलते हैं, ये उनके चैप्टर के नाम भी हैं। जैसे फर्स्ट चैप्टर जो है, फर्स्ट पार्ट है वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, ठीक है। सेकंड चैप्टर या सेकंड पार्ट है सिटीजनशिप। पार्ट थर्ड है फंडामेंटल राइट, याद रखिएगा फंडामेंटल राइट थर्ड पार्ट में है, थर्ड चैप्टर में है कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 4A 5 6। अब देखो, यूनियन यानी कि सेंट्रल और सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नेंस से रिलेटेड सारे जो प्रोविजंस हैं वो इस पार्ट में दे रखे हैं। ऐसे ही स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे प्रोविजंस कहाँ दे रखे हैं? पार्ट 6 में, ठीक है। पार्ट 8, अच्छा 7th पार्ट नहीं है तो यहां डिस्कस नहीं करूंगा क्यों नहीं है, ठीक। द यूनियन टेरिटरीज जो है वो दे रखी है 8th पार्ट में, क्लियर है। फिर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज दे रखी है आपको 9 और 9A पार्ट में। तो ये कुछ एक पार्ट आपको याद करना है, केवल समझ लेना, कुछ एक बेसिक याद करना है ना, ज्यादा अपने को डिटेल में नहीं जाना है। तो ऐसे 25 पार्ट से टोटल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक। और हर पार्ट, जैसे कि नॉर्मल किताब में क्या होता है, एक चैप्टर होता है, चैप्टर के अंदर टॉपिक्स होते हैं, तो ऐसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चैप्टर को बोला गया है पार्ट्स, और पार्ट्स के अंदर टॉपिक्स हैं उनको बोला गया है आर्टिकल्स। जैसे फर्स्ट पार्ट का नाम है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और इसमें 4 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 1 2 3 4, और ये चारों आर्टिकल्स 4 टॉपिक्स हैं जो कि 4 अलग अलग विषय पर बात करते हैं। क्लियर है? तो सिंपल सी बात है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन भी एक किताब है जिसका फर्स्ट पेज है प्रीएम्बल, ठीक। उसके बाद चैप्टर्स में डिवाइडेड है, चैप्टर्स को बोलते हैं पार्ट्स, और ऐसे कितने पार्ट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? 25 पार्ट्स हैं, ठीक। और टोटल टॉपिक्स जो है वो 395 है, हालांकि बहुत बढ़ चुके हैं अब अमेंडमेंट्स के बाद, ठीक है, लेकिन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 395 आर्टिकल्स थे। तो टॉपिक्स को अपन क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स। क्लियर है? तो पार्ट्स एंड आर्टिकल्स, क्लियर है। चलिए, तो एक और चीज देख लीजिए इसके बारे में, केवल स्ट्रक्चर बता रहा हूं मैं, कुछ भी याद करने का नहीं कह रहा हूं। क्लियर है? कुछ एक चीजें जैसे भाई पंचायत कौन से पार्ट में आती है, म्युनिसिपैलिटीज कौन से पार्ट में आती है, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नेंस के बारे में प्रोविजंस कहां पर दे रखे हैं, किस पार्ट में, स्टेट्स के बारे में कहां दे, बस थोड़ी बहुत ये चीजें याद करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको याद नहीं करना है ना। तो इतने सारे चैप्टर्स देख के घबराने का नहीं। क्लियर है? बहुत सिंपल है, थोड़ा समय लगता है बस, ठीक। तो बेसिक्स बता रहा हूं, ठीक। फर्दर आते हैं अपन आगे। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्स भी हैं। तो शेड्यूल्स देखो, शेड्यूल्स आर बेसिकली लिस्ट, क्या है? लिस्ट है जो बार बार कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारी जगहों पर यूज होती है, तो इसलिए उनको लिस्ट को कॉन्स्टिट्यूशन में अटैच कर दिया गया है एक जगह पर। तो ऐसी 12 शेड्यूल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ध्यान रखिएगा। कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। और इस चैप्टर में हम कुछ शेड्यूल्स पढ़ने वाले हैं, या उनके अंदर क्या है वो पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो टोटल 12 शेड्यूल्स है जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था शुरुआत में 1950 में।
तब उसमें 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे। फिर उसके बाद 4 शेड्यूल्स ऐड किए गए हैं। क्लियर सी बात है? ठीक, तो शुरुआत में 8 शेड्यूल थे, अब कितने शेड्यूल हैं? 12 शेड्यूल हैं। क्लियर है? और इनमें से कुछ शेड्यूल्स अपने को याद करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल 7th शेड्यूल, ठीक, और 8th शेड्यूल, ये दोनों आपको याद करने हैं इस चैप्टर के हिसाब से। पूरा पूरा याद नहीं करना, इनके अंदर क्या है वो मैं बताऊंगा, ठीक है। और 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल, ये 4 शेड्यूल्स आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए, ठीक। फॉर एग्जाम्पल 7 शेड्यूल में है भैया यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर का डिवीजन और कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। तो जितने भी मैंने आपको बताए, जो 100 सब्जेक्ट सेंटर के पास है, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, और 61 सब्जेक्ट्स जो है वो स्टेट के पास है, जो मैंने बताया था आपको, वो इसी शेड्यूल में दे रखे हैं। 100 सब्जेक्ट पूरे, 61 सब्जेक्ट पूरे कहां पे दे रखे हैं? इसी शेड्यूल में। कौन से शेड्यूल में? 7th शेड्यूल में। क्लियर है? फिर आता है ऑफिशियल लैंग्वेजेस। तो भारत की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है ना, कितनी हैं? तो 22 लैंग्वेजेस, 22 भाषाएं आपको दे रखी हैं, वो दे रखी है ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि 8th शेड्यूल में। क्लियर है? तो ये भी हम देखेंगे। फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स ऑफ पंचायत 11th शेड्यूल में है। रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज 12th शेड्यूल में है। तो ये बेसिक चीजें याद रखनी है। क्लियर है? तो सिंपल सी चीज है, ठीक। सबसे पहले प्रीएम्बल आता है, फिर पार्ट्स आते हैं, ठीक, और पार्ट्स के बाद शेड्यूल्स आते हैं, ठीक। तो प्रीएम्बल हमें पता है क्या होता है, ये प्रीएम्बल है आपके सामने, याद करने की आवश्यकता नहीं है, पर 9th क्लास में हमने ये पूरा डिटेल में पढ़ा था। तो पार्ट्स क्या होते हैं भाई? पार्ट्स कितने हैं? 25 पार्ट्स हैं, है ना। इन पार्ट्स को अलग अलग टॉपिक्स में डिवाइडेड, हर पार्ट का नाम है। शेड्यूल्स कितने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज? तो 12 शेड्यूल्स है, 12 शेड्यूल्स हैं। क्लियर है? सिंपल सी चीज है, बस इतना ही पढ़ना था। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलो, तो अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अगेन मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा, यानी कि सिविक्स का लेक्चर 1, वो कृपया जाके देखें। वो देखने के बाद ही आप इस टॉपिक को अटेंड करें, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। क्लियर है ना? चलिए, तो की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म क्या होता है अपन ने डिस्कस किया, फेडरेशन क्या होता है अपन ने डिस्कस किया। तो किसी भी सिस्टम को फेडरेशन होने के लिए उसमें क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगेन अपन लेते हैं इंडिया। तो इंडिया में ये सारे फीचर्स हैं कि नहीं, ये हमें देखना है। तो क्या इंडिया फेडरेशन है कि नहीं, क्या इंडिया को फेडरेशन बोल सकते हैं क्या? पहला पॉइंट ये है कि देयर आर 2 और मोर लेवल और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट, टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो फेडरेशन होता है, फेडरेशन में 2 लेवल पे, कम से कम 2 लेवल पे गवर्नमेंट होती है ना, मिनिमम 2 लेवल। जैसे इंडिया में है भाई, सेंटर भी है, स्टेट भी है, इंडिया में लोकल गवर्नमेंट भी है, ठीक। तो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, स्टेट लेवल पे भी गवर्नमेंट है, और लोकल लेवल पे गवर्नमेंट है। इन सब की पावर्स भी क्या है? डिवाइडेड है, ठीक। क्लियर है? तो पहला जो की फीचर है वो क्या है? देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, या 2 और मोर टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट। क्लियर सी बात है, ठीक। तो ये इंडिया में है, बिल्कुल है, तो ये की फीचर इंडिया में बिलोंग करता है, ठीक। फिर आते हैं, डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो, सेंटेंस से घबराना नहीं है, बहुत सिंपल सेंटेंस है ये, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। तो फटाफट देखो क्या बोल रहा है कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, उनके स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन होना चाहिए, मतलब उनका अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, है ना। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही बांटा है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है उसको 100 सब्जेक्ट्स दिए हैं, स्टेट लेवल गवर्नमेंट को 61 सब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक। और दोनों ही एक दूसरे के सब्जेक्ट्स में हस्तक्षेप नहीं कर सकते नॉर्मल टाइम्स में, ठीक। क्लियर है? तो सिंपल यही बोल रहा है कि भाई सबके सब्जेक्ट्स जो हैं वो अलग अलग हैं, लेजिस्लेशन के सब्जेक्ट्स अलग हैं, टैक्सेशन के अलग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के अलग हैं, मतलब दोनों का जुरिस्डिक्शन जो है वो अलग अलग है। जुरिस्डिक्शन मतलब होता है अधिकार क्षेत्र, ठीक है, अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक। तो क्लियर है भाई? एक बार और पढ़ देता हूं मैं इसको। डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन। हाँ, तो सेम सिटीजन को मतलब मेरे लिए और आपके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बनाती है। आप जिस स्टेट में हैं वहां की गवर्नमेंट आपके लिए लॉज बनाएगी, जो टॉपिक्स या जो सब्जेक्ट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने उस गवर्नमेंट को दिए हैं, ठीक। 61 सब्जेक्ट्स दिए हैं। क्लियर है ना? अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर हम तो स्टेट में रहते नहीं, हम तो यूटी में रहते हैं। तो यूनियन टेरिटरी में सेंट्रल के लॉज चलते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक। वो भी अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। तो यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल के लॉज चलते हैं। क्लियर है?
चलिए आगे देखिए फटाफट। तो मेरे ख्याल से इस पॉइंट पे समझ में आ गया। ठीक, तो पहला जो की फीचर है वो क्या है, मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो फेडरेशन होने के लिए मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, बिल्कुल। अगर मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट नहीं होंगे तो फिर पावर कहां से डिवाइड होगी, क्लियर है ना, ध्यान रखिए। और फेडरेशन का मतलब ही डिवीजन ऑफ पावर्स है। ठीक, दूसरा पॉइंट है स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं जो, या जितने भी लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, उन लेवल्स के जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र साफ साफ होने चाहिए। ठीक, तो बिल्कुल ये सेकंड पॉइंट भी इंडिया में फॉलो होता है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, इन सबके पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फंक्शंस सब अलग अलग हैं, क्लियर है। ठीक, थर्ड देखते हैं, द जुरिस्डिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल। तो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भाई जो ऐसा नहीं कि बोल दिया, सेंटर ने बोल दिया स्टेट को कि हाँ जा तो ये काम कर ले, नहीं, साफ साफ उसकी पावर किसी ऐसी चीज में लिखी होना चाहिए, सर्वोपरि हो, सबसे ऊपर हो, कॉन्स्टिट्यूशन, जाहिर सी बात है। तो जुरिस्डिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कोई लड़ाई ना हो। भाई साफ लिखा है कि पुलिस सब्जेक्ट किसका है, स्टेट का है, तो स्टेट उसके ऊपर लॉज बनाएगा या उसको हैंडल करेगा। और साफ लिखा है कि रेलवेज, करेंसी, फाइनेंस, ये सब किसका, सेंटर सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, डिफेंस सेंटर सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट पे कौन लॉज बनाएगा, सेंटर, ताकि कोई लड़ाई का मुद्दा ही ना हो और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो, है ना। कि ऐसा नहीं कि भाई सेंटर ने बोल दिया कि जा तू छोटा भाई है मेरा तो जा आज से 2 सब्जेक्ट दे रही है, नहीं, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो। कॉन्स्टिट्यूशन चूंकि इंडिया में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। ठीक, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होना चाहिए फेडरेशन में, है ना। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पापा हैं और बाकी सब क्या हैं, बच्चे हैं। अब कुछ जुड़वा बच्चे होते हैं, कुछ बड़े भाई छोटे भाई होते हैं, वो मैंने बताया आपको लास्ट लेक्चर में। ठीक, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड, बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होती है कि भाई ये पावर स्टेट की है, ये पावर सेंटर की है ना, ध्यान रखिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी होती है ताकि कोई विवाद ना हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो सेंटर स्टेट के बीच में, क्लियर है। फोर्थ पॉइंट देखिए, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बिल्कुल। यूनिलेटरली मतलब होता है एक तरफा, क्या होता है, एक तरफा। ठीक, तो जितने भी प्रोविजंस हैं, अब देखो, अब कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी तो मिल गई कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि सेंटर के पास 100 सब्जेक्ट्स होंगे और स्टेट के पास 61 होंगे। तो एक दिन सेंटर गवर्नमेंट का मूड खराब हुआ, उसने कहा कि यार कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके स्टेट से अपन पूरे सब्जेक्ट अपने पास ले लेते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। ठीक, मतलब कहने का मतलब यह है कि कोई भी एक पार्टी, चाहे वो सेंटर हो चाहे स्टेट हो, दोनों में पावर डिवीजन है और कोई भी एक पार्टी एक तरफा तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकता है। ठीक, और दूसरे की पावर कम नहीं कर सकता है, क्लियर है। सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स, तो बिल्कुल अगर कोई ऐसा चेंज भी होता है जहां पर एक आध सब्जेक्ट सेंटर ले रहा है या स्टेट को दे रहा है, तो दोनों की रजामंदी चाहिए इसमें, है ना, सेंटर की भी और स्टेट की भी, दोनों ही क्या करेंगे, हाँ करेंगे, तब ऐसा हो पाएगा, क्लियर सी बात है। ठीक, तो बिल्कुल इंडिया में है भाई, ये बिल्कुल है, इंडिया में भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का रिजिड तरीका है। तो 4 पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं, हल्का सा मैं रिकैप करवा देता हूं क्योंकि ये यहीं के यहीं याद करवा दूंगा मैं आपको, बार बार इसको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 2-4 बार रिपीट करूंगा बस, ठीक है ना। तो देयर आर 2 और मोर लेवल और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट, तो एक से अधिक लेवल्स होना चाहिए गवर्नमेंट के, है ना। शॉर्ट में अगर अपन इस पॉइंट को लिखें तो मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, ये पहला पॉइंट हो गया अपना। दूसरा पॉइंट, डिफरेंट टियर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, तो अलग अलग टियर्स जो है वो सेम सिटीजन को गवर्न करेंगे पर उनके सब्जेक्ट मैटर अलग होंगे लॉज बनाने के, क्लियर है। बट ईच टियर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन ऑन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन के मैटर्स जो हैं वो दोनों लेवल के अलग अलग हैं। ठीक, और जो अलग अलग मैटर्स हैं वो साफ साफ लिखे होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में। थर्ड पॉइंट ये है, ऐसा नहीं कि दोनों ने भाईचारे में आपस में क्या बांट लिए, सब्जेक्ट बांट लिए कि ये तू रख ले ये मैं रख लेता हूं, नहीं। ठीक, तो द जुरिस्डिक्शन ऑफ रेस्पेक्टिव लेवल्स और टियर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन, सो द एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टियर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, बिल्कुल। तो कॉन्स्टिट्यूशन की गारंटी है कि भाई ये सब्जेक्ट तेरा है, ये सब्जेक्ट तेरा है ना, लड़ने का नहीं इस पे। ठीक, फिर आता है फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है
वो जो ये पावर डिवीजन है सेंटर स्टेट के बीच में, उसको चेंज नहीं कर सकता है, उसके लिए दोनों की सहमति लगेगी। समझ में आई बात? क्लियर है? दोनों ही जब ये बोलेंगे कि हाँ ये वाला सब्जेक्ट आप रख लो या मैं रख लो, तो ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के कंसेंट चाहिए। तो हर पॉइंट को अपन ने एक शॉर्ट जो है वर्ड भी दिया है, ध्यान रखिएगा। तो मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट, स्पेसिफिक जुरिडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, रिजिड प्रोविजंस, ताकि आपको याद रहे, है ना। जैसे मैंने कहा रिजिड प्रोविजंस, तो इससे अपने को पूरा सेंटेंस याद आ जाएगा कि भाई कोई भी एक जो पार्टी है या एक लेवल है वो कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिलिटरली या एक तरफा तरीके से चेंज नहीं कर सकता है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल। अब देखो, फेडरेशन की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होती है कि वहां पर जुडिशरी पावरफुल होना चाहिए। नहीं तो अगर सेंटर और स्टेट के बीच में मान लो कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हु विल डिसाइड, है ना। तो इसलिए एक पावरफुल जुडिशरी होना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है उसको इंटरप्रेट कर पाए और ये डिसीजन ले पाए कि कौन सी पावर किसकी है या कौन सा स्फीयर किसका है। क्लियर सी बात है। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अंपायर इफ डिस्प्यूट्स अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन एक्सरसाइज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पावर्स। बिल्कुल। तो जो भी पावर्स मिली हैं सेंटर को और स्टेट्स को, उन पावर्स को लेके अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो देयर शुड बी अ पावरफुल जुडिशरी जो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करेगी। अगर जुडिशरी पावरफुल नहीं होगी, जैसे ब्रिटेन का केस है ना, ब्रिटेन में पार्लियामेंट सबसे पावरफुल है, तो पार्लियामेंट ने जो बोल दिया वो होना है। ठीक है, और इसलिए उसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम, क्योंकि वहां सेंटर बहुत पावरफुल है। ठीक, सेंटर बोले तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि वही रिप्रेजेंट करती है पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट को। ठीक, चलिए तो फटाफट देखो, क्लियर है। तो कोर्ट्स हैव पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कोई डिस्प्यूट ना हो। अंपायर का काम करता है कोर्ट, सेंटर स्टेट के बीच में। ठीक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जुरिडिक्शन है कोर्ट का, ध्यान रखिएगा। सेंटर और स्टेट के बीच में जब भी कोई विवाद होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो वो कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट। क्लियर है? चलो फटाफट देखो। सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल। तो जितनी भी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनके टैक्सेशन के और फाइनेंस के सोर्सेज भी अलग होंगे। ऐसा नहीं कि केवल पावर दे दिया पर उसको इंप्लीमेंट या एडमिनिस्टर करने के लिए पैसे ही नहीं है स्टेट के पास। अब स्टेट को पुलिस सब्जेक्ट दे दिया है, लेकिन स्टेट के पास टैक्स लगाने के पैसे नहीं है, तो स्टेट बैठा है सेंटर से बोलेगा भैया कुछ दे दो, तो जो है सैलरी वैलरी कहां से देंगे हम पुलिस वालों को। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने पावर का डिवीजन किया है तो फाइनेंशियल पावर का डिवीजन भी करना पड़ेगा, अदरवाइज जो स्टेट है वो सेंटर पे डिपेंड हो जाएंगे। किसके लिए? फाइनेंसेस के लिए। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी चाहिए। क्लियर है? फिर आता है द फेडरल सिस्टम थस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। तो जो फेडरल सिस्टम होता है उसके डुअल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, है ना। टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। तो देश भी क्या रहेगा? यूनिफाइड रहेगा, एक रहेगा। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावरफुल बनाया है, देश एक रहेगा। ठीक, वाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट्स रीजनल डाइवर्सिटी। तो इंडिया के एग्जांपल समझते हैं इस पॉइंट को अपन। तो देखो, भारत एक भी रहे और रीजनल डाइवर्सिटी भी रहे। जो गुजराती बोलते हैं, मराठी बोलते हैं, है ना, राजस्थानी कल्चर के लोग हैं, बंगाली कल्चर के लोग हैं, अलग अलग, सब अपने अपने एरिया में खुश हैं। समझ में आई बात? लेकिन पूरा भारत भी एक है। क्लियर? तो समझिए, तो फेडरल सिस्टम ऐसा होना चाहिए, उसके दो ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। पहला है देश भी सुरक्षित रहे, यूनिफाइड रहे, एक रहे, यूनिटी रहे देश में, वाइल जो रीजनल डाइवर्सिटीज हैं, है ना, जो रीजनल कल्चर है, लैंग्वेज है, वो भी क्या रहे? सुरक्षित रहे, सेफ रहे। क्लियर है? तो डुअल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए किसका? फेडरल सिस्टम का, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का। क्लियर सी बात है? ठीक, तो ध्यान रखिएगा, फटाफट देखिए। तो ये 7 पॉइंट्स अपन ने देखे हैं, ये है फीचर्स या की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो जिस भी देश में ये फीचर्स हैं वो देश को हम फेडरल कंट्री कह सकते हैं। क्लियर है? ठीक, देखिए तो, और अच्छा, इन सारे पॉइंट्स को अपन ने एक शॉर्ट वर्ड भी दे रखा है। ठीक, ये शॉर्ट वर्ड भी याद करना। फॉर एग्जांपल, भाई अगर आपसे पूछ लिया शॉर्ट में कि शॉर्ट नोट लिखो या शॉर्ट आंसर में पूछा, तो भैया की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में आप ये सीधे सीधे 7 पॉइंट चिपका देना। क्लियर है? कोई डाउट यहां पर? मेरे ख्याल से डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, तो 7 पॉइंट है, इनको देखिएगा प्रॉपर तरीके से। अब इनमें से इंडिया में कितने हैं वो अपन देख लेते हैं।
तो क्या इंडिया में मल्टी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? बिल्कुल है, करेक्ट। स्पेसिफिक जुरिडिक्शन है, अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का स्पेसिफिक जुरिडिक्शन है, बिल्कुल है। सेंटर के पास 100 सब्जेक्ट हैं, स्टेट के पास 61 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक, तो बिल्कुल ये भी करेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं पावर का डिवीजन? बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अभी मैं बताऊंगा आपको आगे कि 7th शेड्यूल में ये सारी पावर्स डिफाइंड हैं। ये देखिए 7th शेड्यूल, डिटेल्ड लिस्ट अबाउट यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट पावर्स, ठीक है, वहां पे कॉन्ग्रुएंट लिस्ट भी है, वो भी क्या होता है अपन देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक। उसके अलावा देखिए भाई ये पार्ट जो 11 है, यहाँ पर रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ये भी डिफाइन कर रखा है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंटर स्टेट में हमारे देश में सेंटर स्टेट्स में किस प्रकार का रिलेशन रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यूनियन के लिए एक अलग से पूरा चैप्टर है जिसको हम पार्ट 5 बोलते हैं, स्टेट्स के लिए पूरा अलग से एक चैप्टर है जिसको हम पार्ट 6 बोलते हैं। क्लियर सी बात है, तो ध्यान रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है। तो भाई फिर अगला पॉइंट आता है, तो क्या रिजिड प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? क्या कोई एक लेवल सेंटर या स्टेट एक तरफा तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है? नहीं कर सकता। भाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट का तरीका डिफरेंट है और वो बहुत रिजिड है, कॉम्प्लेक्स है ना, कठिन है। कोई भी एक अकेला जो है या तो सेंटर या स्टेट प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकता, फेडरल प्रोविजंस को चेंज नहीं कर सकता। क्लियर है, तो वो अपन देखेंगे आगे, थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किस प्रकार से होता है, ठीक। फिर है कि भाई क्या इंडिया में पावरफुल जुडिशरी है? हाँ भैया बिल्कुल है, जुडिशरी सबसे ज्यादा पावरफुल है इंडिया में, है ना। जब डिटेल में पढ़ोगे आप कॉन्स्टिट्यूशन तो समझ में आएगा। और ये जुडिशरी क्या करती है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंटर स्टेट के बीच में, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करने का जो अधिकार है, इंटरप्रेट करने का, वो जुडिशरी के पास है। तो जुडिशरी ही बताएगी कि किसकी पावर क्या है और किसको कितना पावर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट के केस में जुडिशरी एम्पायर का काम करती है। क्लियर है, ठीक है। फिर आते हैं सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। बिल्कुल, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी है क्या? बिल्कुल दी है। फाइनेंस कमीशन का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोविजन किया है ना। हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन बनता है और वो फाइनेंस कमीशन सेंटर स्टेट्स के बीच में रेवेन्यू को शेयर करता है, ठीक। फिर आता है यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो क्या हमारे देश में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है? तो बिल्कुल है। थोड़ी बहुत समस्या चलती रहती हैं पर बिल्कुल यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। क्या रीजनल डाइवर्सिटीज एकोमोडेट हो पाती हैं? बिल्कुल, तो रीजनल कल्चर और रीजनल डाइवर्सिटीज, बहुत सारी लैंग्वेज है भैया, डाइवर्सिटी जितनी इंडिया में है उतनी कहीं पर भी नहीं है वर्ल्ड में मेरे ख्याल से। तो क्लियर है ना, तो बिल्कुल, तो हमारा सिस्टम ही ऐसा डेवलप हुआ है कि हम रीजनल डाइवर्सिटी को कंजर्व करते हुए चलेंगे। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और बहुत सारे प्रोविजंस इसके रिलेशन में कॉन्स्टिट्यूशन में। क्लियर सी बात है, ठीक। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रही है बात। तो हमने क्या देखे हैं, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक। तो इनको ध्यान से एक बार और रिपीट करके देखिएगा लेक्चर को। क्लियर है, मैं आगे बढ़ता हूं अब। तो शॉर्ट में भी अपन लिख सकते हैं कि भाई शॉर्ट में आप सीधे जो अपन ने वर्ड्स दिए हैं, है ना, वो सारे वर्ड्स आप लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये अपना फेडरल सिस्टम है, ठीक। पहले भी बता चुका हूं मैं आपको ये क्या होता है। जुरिसडिक्शन की डेफिनेशन क्या होती है भैया? द एरिया ओवर विच समवन हैज लीगल अथॉरिटी। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल पुलिस, तो पुलिस डिवाइडेड है हमारे देश में थाने में, तो एक थाने का एक पर्टिकुलर जुरिसडिक्शन होता है, एक एरिया होता है, उसके अंदर ही वो कार्य कर पाता है, थाने के बाहर नहीं। क्लियर है, तो उसको बोलते हैं थाने का जुरिसडिक्शन। ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट का भी जुरिसडिक्शन है जो कि ऑल ओवर इंडिया है, पूरा इंडिया है, लेकिन स्टेट का जुरिसडिक्शन उस पर्टिकुलर स्टेट में रहता है, ठीक है ना। जो उत्तर प्रदेश जो मान लो जो लॉज बना रहा है वो मध्य प्रदेश में या राजस्थान में लागू नहीं हो सकते हैं, वो यूपी में ही लागू होंगे। लेकिन जो यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो पार्लियामेंट लॉ बना रहा है, ठीक, या यूनियन लेजिस्लेचर जो लॉ बना रहा है वो पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि यूनियन लेजिस्लेचर का जो जुरिसडिक्शन है वो पूरा इंडिया है, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर का जो जुरिसडिक्शन है वो पर्टिकुलर स्टेट है। क्लियर सी बात है, ठीक। तो अब जब हमारे समझ में आ गया है कि भाई की फीचर्स क्या है फेडरेशन के, या फेडरेशन होने के लिए कौन कौन से फीचर्स होना चाहिए आपके सिस्टम में, तो अब हम ये देख लेते हैं कि भाई इनमें से कितने फीचर्स जो हैं वो इंडिया में अप्लाई होते हैं या सारे ही अप्लाई होते हैं। ठीक, फटाफट देखिए। तो पहला फीचर देखिए, मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हमारे देश में। बिल्कुल है, हमारे देश में जो गवर्नेंस है वो सेंटर, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में डिवाइडेड है। ठीक, तो बिल्कुल है ये वाला। स्पेसिफिक जुरिसडिक्शन है, मतलब सेंटर की पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज और फंक्शंस अलग हैं, स्टेट्स के पावर रेस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन अलग हैं।
लोकल गवर्नमेंट के अलग है, बिल्कुल ये भी हमारे देश में है, ठीक है ना। सेंटर के पास भाई 100 सब्जेक्ट्स हैं, ये इसका ज्यूरिसडिक्शन है, ठीक, और इसकी पावर और स्फीयर गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक। स्टेट्स के पास भी 61 सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स पे लॉस कौन बनाएंगे, स्टेट्स बनाएंगे, इसमें सेंट्रल लॉ नहीं बना सकता नॉर्मल टाइम में, ठीक। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, मतलब ये जो पावर्स दी गई हैं सेंटर को और स्टेट्स को, क्या कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी लेता है, इसकी बिल्कुल लेता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है सब, ठीक। फिर आता है क्या भाई रिजिड प्रोविजंस है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को आप इजीली अमेंड कर सकते हो कि थोड़ा जटिल या कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, रिजिड प्रोसेस है, बिल्कुल रिजिड प्रोसेस है, ठीक है ना। कोई भी एक पार्टी या तो सेंटर या स्टेट, कोई भी एक पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिलेटरली यानी कि एक तरफा तरीके से अमेंड नहीं कर सकता है, हाँ दोनों मिल बांट कर सकते हैं, क्लियर है, आपसी रजामंदी से, आपसी सहमति से कर सकते हैं। फिर आता है पावरफुल जुडिशरी है कि हमारे देश में, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जहां सेंटर स्टेट लोकल गवर्नमेंट बनाई है वहीं एक सेपरेट और इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी बनाई है जो कि बहुत पावरफुल है, ठीक। मतलब जो आप अच्छे से पढ़ोगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो आपको समझ में आएगा कि जुडिशरी सबसे ज्यादा पावरफुल है हमारे यहाँ, ठीक है ना। चलिए, तो बिल्कुल ये वाला पॉइंट भी है ना, जुडिशरी एम्पायर का काम करती है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है सेंटर स्टेट में तो बिल्कुल कौन उसको एडजुडिकेट करेगा, जुडिशरी, कौन उसको सुलझाएगा, जुडिशरी, ठीक। फिर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है कि नहीं भाई, ऐसा तो नहीं केवल पावर बांट दी है कॉन्स्टिट्यूशन ने और भाई फाइनेंसेस, क्योंकि फाइनेंस बहुत जरूरी है, अगर स्टेट को कोई पावर मिली है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, लॉज बनाने के लिए पैसा भी चाहिए स्टेट्स को, ठीक है ना। तो स्टेट्स को टैक्स लगाने की पावर है, बिल्कुल है, ये 61 सब्जेक्ट जो स्टेट के हैं इन पे टैक्स लगा सकता है स्टेट, सेंटर के पास पावर है टैक्स लगाने की, बिल्कुल है, 100 सब्जेक्ट जो सेंटर के उन पे सेंटर जो है वो टैक्स लगा सकता है, ठीक। तो दोनों को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है, ऐसा नहीं कि स्टेट्स डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सेंटर के ऊपर, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में और भी प्रोविजन है, फाइनेंस कमीशन भी बनता है जो सेंटर स्टेट में डिवाइड करता है रेवेन्यू को, ठीक है। फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि नहीं हमारे कंट्री में, मतलब देश तो एक है ही, जो अलग अलग कल्चर्स हैं, जो अलग अलग लैंग्वेज हैं, ठीक है ना, जो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स हैं, उनको कुछ संरक्षण या सुरक्षा प्राप्त है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, बिल्कुल है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ध्यान रखना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी के प्रिंसिपल पे काम करता है, ना कि यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी के, ठीक। मतलब एक जैसा नहीं बनाना है पूरे भारत को, या ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट नहीं बनाएगी जिससे भारत जो है वो एक जैसा हो, डाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखना है, साथ ही साथ देश की एकता और अखंडता को भी बनाए रखना है, क्लियर है। तो ये सातों के सातों फीचर्स जो हैं वो बिल्कुल इंडिया में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इंडियन सिस्टम को फेडरेशन कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि सारे फीचर्स हैं। पर क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहा गया है कि इंडिया एज ए फेडरेशन है? नहीं। तो इंडिया को फेडरेशन नाम नहीं दिया गया या इंडिया को फेडरेशन नहीं कहा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो क्या कहा गया है भैया? तो आर्टिकल 1 में ही लिखा है, आर्टिकल 1 में लिखा है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर है? राज्यों का संघ है या राज्यों का समूह है भारत। क्लियर है ना? तो आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक, तो फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया भैया? फिर जब सब कुछ हमारे पास है फेडरेशन का, तो फेडरेशन क्यों नहीं कहा गया? तो कुछ कुछ जो जानकार हैं लॉ के, उन्होंने इंडिया को कहा है क्वासी फेडरल। क्या कहा है? क्वासी फेडरल। क्वासी फेडरल क्यों कहा है भैया? क्योंकि देखो, जो डिवीजन ऑफ पावर है वो ठीक है, फेडरेशन तो है ठीक, लेकिन हमारे देश में जो गवर्नेंस का मॉडल है या जो डिवीजन ऑफ पावर है वो सेंटर गवर्नमेंट की ओर अलाइंड है, झुका हुआ है। कहने का मतलब ये है कि सेंटर गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है और स्टेट गवर्नमेंट्स कम पावरफुल हैं। क्लियर है? इसीलिए परफेक्ट फेडरेशन नहीं कह सकते। परफेक्ट फेडरेशन वो फेडरेशन होता है जहां पर पावर डिवीजन तो हो ही, साथ ही साथ बराबर पावर डिवीजन हो सेंटर स्टेट के बीच में, उसको बोलते हैं अपन फेडरेशन। इसीलिए ये फेडरेशन शब्द अपन ने इस्तेमाल नहीं करा। और भी इसके कारण हैं जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि फेडरेशन में स्टेट्स जो होते हैं बड़े पावरफुल होते हैं, सेंटर के बराबर पावरफुल होते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है ना। मान लो कोई स्टेट है वो भारत को छोड़ना चाहता है ना। मान लो कल को तमिलनाडु या कोई भी केरला या वेस्ट बंगाल, वो ये चाहता है कि भाई हम भारत से अलग होना चाहते हैं, हम एक नया देश बनेंगे। तो क्या वो ऐसा कर सकता है? वो ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक, इसलिए फेडरेशन में ऐसा हो सकता है। ठीक है ना। इसलिए हमारे जो संविधान निर्माता थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, उनने
भारत को यूनियन ऑफ स्टेट्स कहना ज्यादा प्रेफर किया इंस्टेड ऑफ फेडरेशन। ठीक, अब ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रहे हैं अपन। ठीक, जो जो मैंने बताया उसमें से आपको याद रखना है ये 7 पॉइंट, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सीधा बनेगा की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब 7 नहीं पूछेगा आपसे, पूछ भी सकता है, ठीक है ना, बड़े क्वेश्चन में, लेकिन 2-4 तो पूछेगा ही। राइट एनी 3 या एनी 4 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन के साथ, आपको समझाने के साथ उसको लिखना है। वो अपन प्रैक्टिस करेंगे जब अपन क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, अब कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, फटाफट देख लो। 2 एस्पेक्ट आर क्रूशियल फॉर द इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म की प्रैक्टिस जब हम करते हैं किसी भी देश में, तो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो ध्यान में रखना है आपको। क्लियर है? पहली है गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, मतलब सेंटर स्टेट शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ पावर शेयरिंग। बिल्कुल, तो पावर शेयरिंग के रूल्स होने चाहिए। बिल्कुल, क्या हमारे यहाँ है? बिल्कुल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं सारे रूल्स, और पावर भी शेयर्ड है बाकायदा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में बहुत ही जो है डिटेल में बात करता है। ठीक, सेंटर स्टेट रिलेशन कैसे होंगे, सेंटर की पावर्स क्या है, स्टेट्स की पावर क्या है, ठीक है, डिटेल डिस्कशन करता है। क्लियर है? तो ये पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट पूरा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो बिल्कुल पहला पॉइंट हम फॉलो करते हैं। तो फिर दूसरा पॉइंट है दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट ईच अदर वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। बिल्कुल, तो दूसरा है ट्रस्ट, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट्स के बीच में। देखो, नियम कितने ही कायदे कानून बना दो, लेकिन कोई भी चीज परफेक्टली तभी इंप्लीमेंट हो सकती है जब उसको इंप्लीमेंट करने की इच्छा हो, अंदर से ट्रस्ट हो। तो सेंटर और स्टेट्स को, दोनों को एक दूसरे पर ट्रस्ट होगा, तो बिल्कुल आवर फेडरेशन विल बी ए गुड फेडरेशन, और उसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरेशन। ठीक है ना? तो सेंटर के पास ज्यादा पावर है, इसके मतलब ये नहीं कि वो स्टेट्स को दबाएगा या उनको प्रेशराइज करेगा या उनके सब्जेक्ट्स में अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, है ना, लॉज बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा, बहुत सारी चीजें हैं। तो 2 चीज याद रखना है अपने को, एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए सेंटर स्टेट्स के बीच में, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। ठीक, तो दोनों, मतलब एग्रीमेंट वही कि पावर शेयरिंग का एक प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए और म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं फेडरलिज्म के लिए। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं फेडरलिज्म के लिए। क्लियर है? तो देखो, द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। तो बिल्कुल, जो पावर का बैलेंस है ना, कुछ कुछ जगहों पर सेंटर ज्यादा पावरफुल है, कुछ कुछ जगहों पर स्टेट ज्यादा पावरफुल है। तो बैलेंस ऑफ पावर जो है वो अलग अलग कंट्रीज में या अलग अलग सिस्टम्स में अलग अलग हो सकता है। ठीक, और ये डिपेंड करता है कि हिस्ट्री क्या है उस देश की, है ना, उस देश में जो फेडरेशन बना है वो कैसे बना है। ठीक, तो दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट इन विच फेडरेशन वाज फॉर्म्ड। तो किस देश में फेडरेशन कैसे बना है उस पर डिपेंड करता है कि बैलेंस कैसा रहेगा सेंटर स्टेट में। भाई देखो, इंडिया जो फेडरेशन है, बोल सकते हैं इंडिया को फेडरेशन, तो इंडिया फेडरेशन जो है वो अलग तरीके से, अलग कंडीशंस में बना है ना। जब हम आजाद हो रहे थे तो बड़ी समस्याएं हुई थी भारत में। ठीक, भारत का विभाजन हुआ था, डिवीजन हो गया था इंडिया का ऑन रिलीजियस लाइंस। ठीक है, और भी बहुत सारी समस्याएं थी, है ना, बहुत सारे राजा महाराजा थे इंडिया में उस समय। क्लियर है? तो कैसे इंडिया को एक फेडरेशन बनाया वो एक कहानी अलग है जो थोड़ी देर में अपन देखने वाले हैं। और बात करें अपन अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या हुआ भाई? अमेरिका में जो स्टेट्स थे वो साथ में आए, उन्होंने फेडरेशन बनाया। ठीक, तो वहां बहुत सिंपल था, वहां पर लोग साथ में, लोग मतलब स्टेट साथ में आए और बाद में उन्होंने फेडरेशन बनाया। मतलब स्टेट्स गवर्नमेंट ऑलरेडी थी वहां पर, स्टेट साथ में आए, फिर उन्होंने सेंटर को बनाया। ठीक, थोड़ी थोड़ी पावर देके अपनी, कि भाई सेंटर के पास ये पावर रहेगी, सेंटर को दे दो पावर। ठीक, तो स्टेट्स खुद बैठे, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग क्या बनाया? सेंटर बनाया। ये हुआ अमेरिका में, इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। क्या बोलते हैं? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में जब अंग्रेज हमें छोड़ के गए तो उस समय इंडिया प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, प्रिंसली स्टेट्स थे। ठीक है ना, और नए देशों की मांग हो रही थी भैया, है ना। बहुत से ऐसे एरियाज थे जो पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जो इंडिया में रहना चाह रहे थे। तो इंडिया में एकदम क्या था, बड़ा गड़बड़ घोटाला मामला हो रहा था उस समय। ठीक, तो इंडिया का जो फेडरेशन बना है उसमें स्टेट साथ में आके फेडरेशन नहीं बनाया। हमारे यहाँ पहले से ही एक पावरफुल सेंटर गवर्नमेंट थी, उस सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट्स को पकड़ पकड़ के मिलाया है। समझ में आई बात? ठीक, तो दोनों ही देशों का, यूएसए और इंडिया का
फेडरेशन का बनने का तरीका डिफरेंट है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक, तो यहां तक समझ में आया भाई? ठीक है ना। अब देखिए डिटेल नहीं है ये, इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा 10th क्लास लेवल पे। अगर चीजों को समझना है तो देखो, याद करना, अगर डायरेक्ट याद करना है तो भी कर सकते हो, लेकिन फिर उसके लिए रटने की क्षमता बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। और इन चीजों को एक बार समझ लो भैया, ये जीवन भर काम आने वाली चीजें हैं। ठीक, क्लियर है ना। अब इंडिया के सिस्टम के बारे में मालूम नहीं है और भारतीय नागरिक हो आप, तो फिर मजा नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर से। अब आते हैं 2 रूट्स ऑफ फेडरेशन फॉर्मेशन, है ना भाई, कि फेडरेशन किस तरह से फॉर्म होता है। देखो किसी भी देश में क्या सिस्टम डेवलप हुआ है ना, फेडरेशन है कि यूनिटरी है कि कॉन्फेडरेशन है, ये डिपेंड करता है उस देश की हिस्ट्री पर, किन कंडीशंस में, है ना, वहां पर कौन सा सिस्टम बेटर रहेगा। ठीक, तो यहां पर हम 2 एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं, एक यूएसए का एग्जाम्पल, एक इंडिया का एग्जाम्पल। दोनों का ही जो सिस्टम डेवलप हुआ है वो अलग अलग कंडीशंस में डेवलप हुआ है। ठीक, जैसे इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में जो आज़ादी के समय पर जो कंडीशंस थी, है ना, अंग्रेज हमें छोड़ के जा रहे थे। ठीक, इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू मैनी प्रोविंसेस एंड प्रिंसले स्टेट्स। ठीक, उन प्रिंसले स्टेट्स में आपस में दिक्कत थी, है ना, प्रोविंसेस में भी दिक्कत थी। ठीक, बहुत सारे स्टेट्स जो हैं वो पाकिस्तान में जाना चाह रहे थे, कंट्री का डिवीजन हुआ रिलीजियस लाइंस पर। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि उस समय जो कंडीशंस थी उसके हिसाब से हमने जो सिस्टम चुना, वो जो फेडरेशन है उसमें सेंटर को थोड़ा सा पावरफुल बना के रखा, है ना, ताकि स्टेट्स को वो बांध के रख सके, सबको साथ में रख सके। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं अपन होल्डिंग टुगेदर। क्लियर है? बट अमेरिका में डिफरेंट मामला था, है ना। अमेरिका में जो स्टेट्स थे उन्होंने देखा कि हम जब तक छोटे छोटे रहेंगे, जब तक क्या रहेगा, सुरक्षा कम रहेगी, सिक्योरिटी कम रहेगी। तो 13 स्टेट्स, शुरुआत में 13 स्टेट्स जो हैं वो साथ में आए, है ना। उन्होंने कहा कि अपन एक पावरफुल कंट्री बनाएंगे सब मिलकर। ठीक, तो सब लोग मिले, उन्होंने अपनी अपनी पावर थोड़ी थोड़ी दी और एक स्ट्रॉन्ग सेंटर गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट को बनाया। ठीक, तो इस तरह के सिस्टम जो डेवलप होते हैं उसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। एग्जाम्पल है यूएसए। ठीक, तो यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये इसके एग्जाम्पल है ना। और जो हमारा है उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। ठीक है, तो थोड़ा सा और इसको अपन समझ लेते हैं एक बार कि भाई क्या कंडीशंस थी। ठीक, तो देखो जब हम आजाद हुए 1947 में, तो उस समय इंडिया वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस एंड प्रिंसले स्टेट्स। प्रोविंसेस वो रीजन थे जहां पर ब्रिटिश डायरेक्टली रूल करते थे, खुद ही रूल करते थे, और बाकी थे प्रिंसले स्टेट्स जहां पर राजा महाराजा थे, प्रिंसेस थे, और वो प्रिंसेस रूल तो ब्रिटिश के अंडर में ही करते थे, है ना, ध्यान रखिएगा। पर हाँ, रूलर वो थे। ठीक, बट ब्रिटिश पैरामाउंसी के अंडर ही वो रूल किया करते थे। क्लियर है? तो जब आजाद हुए तो भैया ऑप्शंस दिया अंग्रेजों ने, क्या कर दिया, देश को विभाजन कर दिया, देश को डिवाइड कर दिया। ठीक, किसमें, इंडिया और पाकिस्तान में। ठीक, और जितने भी प्रिंसले स्टेट्स थे, है ना, प्रोविंसेस तो डिवाइड हो गई। जो पाकिस्तान के रीजन में प्रोविंसेस थी वो पाकिस्तान को चली गई। ठीक, और इंडिया के रीजन में जो प्रोविंसेस थी वो इंडिया के पास आ गई। लेकिन यहां पर प्रिंसले स्टेट्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। अब प्रिंसले स्टेट्स को अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम आजाद हो, तुम्हें जिसके साथ जाना है उसके साथ जाओ, तो या तो इंडिया के साथ जाओ या पाकिस्तान के साथ जाओ, या तुम्हें आजाद रहना तो आजाद रहो। ठीक है ना, तो कश्मीर ने डिसाइड किया कि भैया हम आजाद रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही हैदराबाद जो था, हैदराबाद जाना चाहता था पाकिस्तान के साथ, भोपाल जाना चाहता था पाकिस्तान के साथ। ठीक है ना, तो इस प्रकार की बड़ी केओटिक कंडीशन भारत में चल रही थी उस समय। ठीक, तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने और सरदार पटेल साहब ने ये सारी जो रियासतें थी, प्रिंसले स्टेट्स थे, इनको बाय हुक और बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद की नीति से भारत में मिलाया, है ना। किसी को लालच दिया, किसी को धमकी दी, ठीक है ना, किसी को प्यार समझाया, किसी को डंडे समझाया। ठीक, तो इतने भी प्रिंसले स्टेट्स थे, बहुत सारे प्रिंसले स्टेट्स थे, लगभग 565 के आसपास जो थे प्रिंसले स्टेट्स थे, और ये लगभग 45% भारत का हिस्सा था। क्लियर है? तो छोटा मोटा एरिया नहीं था। ठीक, बहुत बड़ा एरिया था जिस पर प्रिंसले स्टेट्स थे। ठीक, तो इस कंडीशन में हमारा क्या बना है, फेडरेशन, या हमारा सिस्टम यूनियन ऑफ स्टेट्स डेवलप हुआ है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में
हमारे पास ऑलरेडी एक सेंटर गवर्नमेंट थी या सेंटर पावरफुल था और उसने स्टेट्स को मिलाया अपने साथ, अलग अलग स्टेट्स को पकड़ पकड़ के मिलाया। ठीक, क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में हमारा फेडरेशन क्या हुआ है, डेवलप हुआ है। तो इसको बोलते हैं अपन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्या बोलते हैं? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो सबने एग्रीमेंट किया बैठ के, वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, ठीक, और राजी हुए सभी उन मुद्दों पर, और साथ में बैठकर फिर क्या करा, उन्होंने फेडरेशन बनाया। देखो, तो हमारे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रांग पहले से थी, या एक सेंटर मौजूद था, फेडरल गवर्नमेंट मौजूद थी, ठीक है ना, और उसने अलग अलग स्टेट्स को पकड़ पकड़ के क्या करा, फेडरेशन में मिलाया, सबकी इच्छाएं पूरी करी। भाई तू क्या चाहता है ना, तू आ जा तेरे को मिलेगा ये, तू क्या चाहता है, तू आ जा तेरे को मिलेगा ये। ठीक, तो इस तरीके से हमारा फेडरेशन बना है। लेकिन यूएसए का फेडरेशन डिफरेंट है ना। यूएसए का फेडरेशन कैसा बना है कि भाई शुरू में 13 स्टेट्स थे यूएसए में, 13 स्टेट्स। इन स्टेट्स ने कहा कि भाई सुरक्षा के लिए हम सबको साथ में आना चाहिए, तो सब साथ में आए। ठीक, उन्होंने बैठकर निर्णय किया कि हम सब साथ मिलकर रहेंगे भाईचारे से, तो हम लोग एक पावरफुल सेंटर बनाते हैं, ठीक, और सुरक्षित भी रहेंगे। जाहिर सी बात है, कोई बाहर का व्यक्ति अगर हमला करेगा तो हम सब मिलकर लड़ेंगे। तो स्टेट्स साथ में आए, है ना, और स्टेट्स ने मिलकर क्या कहा, सेंटर बनाया। तो देखिए, अमेरिकन फेडरेशन बना है बॉटम टुवर्ड्स अप, ठीक, मतलब स्टेट साथ में आकर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। पर इंडिया का फेडरेशन उल्टा बना है, पहले से एक गवर्नमेंट थी, ठीक, और उसने स्टेट्स को अलग अलग जो है स्टेट्स को मिलाया। क्लियर है? तो दोनों अप्रोचेस डिफरेंट हैं। एक अप्रोच कहती है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक अप्रोच है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्लियर है? दोनों में अंतर समझ में आया? अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, इसको एग्जांपल समझो। भाई एग्जांपल मान लो प्रॉपर्टी का विवाद है ना, किसी घर में प्रॉपर्टी का विवाद है। तो अगर सभी लोग साथ में बैठकर, सभी भाई जो है साथ में बैठकर डिसाइड करते हैं कि भैया तू ये रख ले, तू ये रख ले, तू ये दुकान रख ले, तू ये मकान रख ले, और आपस में डिसाइड करते हैं, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आने वाले समय में लड़ाइयां बहुत कम होंगी और सभी मिलजुल के भाईचारे और प्रेमवत रहेंगे, ठीक, प्रेम से रहेंगे। क्लियर है? पर अगर यदि पिताजी डिवाइड कर रहे हैं तो पिताजी ने किसी को कुछ ज्यादा दिया, किसी को कम दिया, ठीक, तो इस प्रकार से अगर डिवीजन होता है प्रॉपर्टी का, तो उस डिवीजन को बोलते हैं अपन होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। क्लियर है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है भाई, सेंटर पावरफुल होता है और स्टेट्स को थोड़ा सा कमजोर रखा जाता है ताकि आने वाले फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। ठीक है ना? कई विवाद भी होते हैं इसमें, है ना, लैंग्वेज प्रॉब्लम अपन देखेंगे, ठीक है ना, स्टेट्स के एरियाज का प्रॉब्लम कि भाई एक स्टेट बोलेगा ये हिस्सा मेरा है, दूसरा बोलेगा ये हिस्सा मेरा है, और बहुत सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज करके चलना पड़ती हैं इस कंडीशंस में। ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन में ऑलरेडी जो है वो स्टेट्स आपस में बैठ के डिसाइड किए हैं, तो आने वाले समय में संभावना कम होती है कि यहाँ पर लड़ाइयाँ हों। लेकिन हमारी कंडीशन में देखिए ना, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको समय के साथ सॉल्व किया जाएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम है, आज आप देखो भाई महाराष्ट्र, है ना, तमिलनाडु, तो जहां पर भी आप जाते हो वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि वहां पर रीजनलिज्म अभी भी बहुत ज्यादा है, नेशनलिज्म जो है वो कंपैरेटिवली कम है। क्लियर है? तो चलिए, है ना, इसको अपन आप लिखना कैसे देख लेते हैं, फटाफट देखो। ठीक है, और आने वाले लेक्चर्स में हमें यही पढ़ना है कि भाई इंडिया एज ए फेडरेशन क्या क्या चैलेंजेस है इंडिया के सामने। क्लियर सी बात है ना? लैंग्वेज चैलेंज पढ़ेंगे हम, पार्टीशन देखेंगे, भाई कंट्री का पार्टीशन हुआ, ठीक है ना, उसके बाद और भी बहुत सारी चैलेंजेस देखेंगे, डिवीजन ऑफ पावर की चैलेंजेस देखेंगे। ठीक, चलिए, तो यूएसए रूट जिसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर, तो द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। बिल्कुल एक बड़ा देश बनाते हैं मिलकर स्टेट्स, सो दैट बाय पुलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी। बिल्कुल, तो सोवरेनिटी मतलब पावर, जो उनकी सेल्फ गवर्निंग पावर है वो भी पूल करते हैं, देते हैं किसको, सेंटर को, ठीक, और उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी रिटेन करते हैं। क्लियर है? तो दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, तो उनकी सिक्योरिटी बढ़े। तो देखो ऐसे देशों में क्या होता है, ऐसे देशों में स्टेट्स भी पावरफुल होते हैं सेंटर के बराबर। ठीक है, स्टेट्स भी पावरफुल होते हैं सेंटर के बराबर। ठीक है, कमिंग टुगेदर टाइप के फॉर्मेशंस में, फेडरल फॉर्मेशंस में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। जैसे यूएसए की बात कर रहे हैं तो यूएसए में स्टेट्स का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी के हिसाब से वो चलते हैं, सेंटर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से वो चलते हैं। स्टेट्स की प्रॉपर आइडेंटिटी है बाकायदा,
है ना, उनका एरिया है जिसको चेंज नहीं कर सकता कौन, सेंटर, क्लियर है, उनका अपना झंडा है, उनकी अपनी आइडेंटिटी, उनकी अपनी लैंग्वेज है, सब कुछ उनका है खुद का, किसका, स्टेट्स का, ठीक। पर इंडिया में देखो, इंडिया में भाई स्टेट्स की आइडेंटिटी तो है, पर सेंटर कभी भी उनको चेंज कर सकता है, उनका एरिया, उनके नाम, क्लियर है, सिंपल मेजोरिटी से, ठीक। तो बहुत आसानी से चेंज कर सकता है सेंटर, क्लियर है। तो इंडिया जैसी कंट्री में सेंटर को थोड़ा पावरफुल बनाया गया है, ठीक है। वो डिपेंड करता है हिस्ट्री में, हिस्ट्री से, ठीक है ना, किस हिस्ट्री में या किन परिस्थितियों में कौन सा फेडरेशन डेवलप हुआ है, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन इंक्लूड्स यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो क्या एग्जांपल है भाई कमिंग टुगेदर के, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। तो in this first category of federation, all the constituent states usually have equal power and are strong as compared to federal government। तो सभी states जो हैं, ठीक है, मतलब constituent units मतलब constituent states मतलब जो states हैं equal power रहती है और strong रहते हैं as compared to central government, central government के बराबर strong रहते हैं, ठीक। फिर आता है holding together, इसका example है इंडिया। The second route is where a large country decide to divide its power between constituent state and national government। बिल्कुल, तो पहले से ही एक कंट्री है, ठीक, या पहले से ही एक सिस्टम है, सेंटर है, ठीक, वो डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट यानी कि स्टेट्स को कितनी कितनी पावर देनी है। तो इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन, बेल्जियम आर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इन दिस कैटेगरी द सेंट्रल गवर्नमेंट टेंड्स टू बी मोर पावरफुल एज कंपेयर्ड टू स्टेट। तो ऐसे अरेंजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, ऑब्वियसली इंडिया में भी है, ठीक। तो वेरी ऑफन डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। बिल्कुल, तो अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पावर रहती है। तो हमारे देश में भी ऐसी कंडीशन है, बिल्कुल है, कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस है, ठीक, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है उनको स्पेशल स्टेटस है, ठीक है ना। कश्मीर को भी स्पेशल स्टेटस दिया था, ठीक, आर्टिकल 370 में, जो कि अब हट गया है, थोड़ी चर्चा करेंगे अपन उसके बारे में आने वाले लेक्चर्स में, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। तो कुछ यूनिट्स के पास स्पेशल पावर रहती है। हम भी देखेंगे कि हमारे देश में कौन कौन से जो स्टेट्स हैं उनको स्पेशल अरेंजमेंट है उनके लिए, ठीक, आर्टिकल 371 में, विल सी इट, क्लियर है। तो भाई ये कंपैरिजन है, ठीक है ना, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई इंडिया का कंपैरिजन अपन यूएस से करें, मतलब फेडरेशन के कंसर्न में, तो आपको ये आंसर लिखना है, ठीक, इधर पॉइंट्स लिखने ये वाले, इधर ये वाले पॉइंट्स लिखने, क्लियर है, सिंपल सी चीज है, ठीक है ना। हालांकि क्वेश्चन आंसर जब अपन करेंगे तो मैं फिर से बताऊंगा, है ना, कि आंसर कैसे लिखना है, पॉइंट वाइज लिखेंगे अपन कंपैरिजन, क्लियर है। तो मेरे ख्याल से कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर जो फेडरेशन है उनमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो इसके बारे में अपन जो है और भी चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में, विल डिस्कस इट फर्दर मोर, है ना, इंडिया के एग्जाम्पल से भी करेंगे और यूएस के एग्जाम्पल से भी करेंगे, ठीक। तो बच्चों, इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।